Hello everyone, welcome to On Tuition. Today we will discuss a very interesting topic called electrostatics of conductor. This topic is also very important for your JEE Advanced preparation. तो इस टॉपिक में हम लोग कंडक्टर के बारे में कुछ समझेंगे. जो पहले भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस किए, सो मोस्टली दे वर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ नॉन कंडक्टर्स, है ना. आप देख सकते हैं कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ सॉलिड स्फीयर या तो स्फेरिकल शेल. उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल वी हैव फाउंड बाय यूजिंग गॉस लॉ और एनी अदर इंटीग्रेशन फार्मूला. बट टुडे विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दोज प्रॉपर्टीज. So let's start the first property of the conductor. The first property says that electric field inside a conductor is always zero, even if we place the conductor in an external electric field. अब ये क्यों है, इसको समझना बहुत आसान चीज़ है. मान लीजिए कि ये वाला एक कोई भी आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया और इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखा दिया. सो हियर वी आर एज्यूमिंग दैट देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर. अब इससे क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर. ये बेसिक डिफरेंस होता है कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर के बीच. तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, these electrons will start moving opposite to that electric field, as we all know. So ये वाला condition जो है, this is violating the electrostatic condition. So if all the charges are in equilibrium and static condition, then there must not be any electric field inside the conductor. कोई electric field होना ही नहीं चाहिए conductor के अंदर. अच्छा, ये तो गया कि conductor को अगर हम लोग वैसे ही छोड़ दिए और अगर इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो व्हाट विल हैपन. सपोज द सेम कंडक्टर वी प्लेस इट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देता हूँ ऐसे ऐसे. सो लेट अस एज्यूम इट Ex. As soon as we switch on this electric field Ex, what will happen, the charge inside the conductor they will separate. मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंडक्टर के इस साइड में आ जाएगा. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इंडक्शन इफेक्ट. ये शायद वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफ यू रिमेंबर. तो ये रिपल्शन की वजह से होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा एंड द नेगेटिव चार्ज दे विल अपीयर ऑन दिस सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सो नाउ इनसाइड द कंडक्टर there is not only this external electric field Ex, but with this external electric field there is one more electric field that is created due to these separated charges. So from positive to negative this will be another electric field due to this let us name it En. Now if we apply superposition principle, very easily we can say that the net electric field is Ex and minus En. As their magnitudes are same, so the net electric field inside the conductor is zero. Why the magnitudes are same? Because the electric field inside the conductor must be zero. So the charges will get separated in such a way to make this electric field zero. ये charge ऐसे ही separate होगा कि इसका जो electric field due to induced charges होगा वो magnitude में external electric field के ही बराबर होगा. तो कोई भी हाल में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेना है, वो एब्सोल्युटली जीरो होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. सो दिस प्रॉपर्टी सेज दैट नो चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर. इफ वी पुट सम एक्सटर्नल चार्ज ऑन द कंडक्टर, द चार्ज विल ओनली रिसाइड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ इट. नाउ वी कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट property of conductor. कैसे? Again we will take any arbitrary shape conductor like this and suppose we place some q charge on this conductor. इसके अंदर एक q charge मैं दे देता हूँ
एंड एज्यूम, लेट अस एज्यूम कि ये क्यू चार्ज जो है ये कंडक्टर के अंदर ही रह गया, ये बाहर नहीं गया, तो इसमें कौन सा चीज़ होगा जो वायलेट हो रहा है? जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज कंडक्टर के अंदर है, सो वी कैन ऑलवेज मेक अ गॉसियन सरफेस अराउंड दिस चार्ज क्यू, like this we have made a Gaussian surface. This dotted line represents a Gaussian surface. अब ये कोई भी arbitrary shape का Gaussian surface हो सकता है, पर इस Gaussian surface का अगर हम लोग surface integral E dot ds निकालने की कोशिश करें, do you remember the Gauss law? तो surface integral E dot ds in this Gaussian surface definitely will be zero. क्यों जीरो होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही हर जगह जीरो है फर्स्ट प्रॉपर्टी में, तो E dot ds तो जीरो होगा, ये ऑब्वियस रीजन में। तो इफ E dot ds is zero, then from Gauss law can I say that Q inside is zero? अब Q inside zero है तो अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रह सकता। This Gaussian surface I have taken in arbitrary way, so there cannot be any charge inside that conductor. तो ये चार्ज कहाँ जाएगा? Definitely this charge will reside on the outer surface of the conductor. ये conductor के बाहर वाला जो surface है उसमें चला जाएगा ऐसा। So ये हो गया second property of conductor. So next move to the third property of the conductor. It's very important to understand. This property says that every point of a metal is equipotential. Metal surface is an equipotential surface and electric field lines terminate or originate at right angle to the surface. तो इसमें बहुत सारा चीज़ है जो हम लोगों को समझना होगा। सो मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है कोई आर्बिट्ररी शेप का और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला dv is equal to minus E dot dr, this is a relation between potential difference and electric field. I hope you remember that. So if electric field inside is zero, अगर electric field खुद zero है तो dv तो zero होगा ही। अब अगर dv zero है तो इसका मतलब क्या है कि potential v is a constant. That means everywhere inside the conductor, कोई भी point आप ले लीजिए, everywhere inside the conductor the electric field is zero and potential is constant. That is why the conductor is called equipotential. अब everywhere potential constant है मतलब conductor के surface में कोई भी point अगर हम ले लेते हैं वो भी तो conductor ही है, तो उसके ऊपर भी हर एक point का potential same होगा. That is why it says that conductor surface is an equipotential surface. पर कंडक्टर सरफेस में चार्जेस होगा, जैसे मैंने लास्ट प्रॉपर्टी में कहा कि अगर हम लोग कोई चार्ज कंडक्टर को देते हैं तो कंडक्टर सरफेस में वो चार्ज चला जाता है, तो कंडक्टर सरफेस में चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही कंडक्टर सरफेस में चार्ज आ गया तो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर सरफेस क्या हम लोग बोल सकते इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से शुरू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बनेगा, कंडक्टर के सरफेस से अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहा है। पर जब प्रॉपर्टी जो बोल रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड लाइंस बनेगा कंडक्टर के सरफेस से, ये फील्ड लाइंस हर एक फील्ड लाइंस दे विल बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। Can you see that? And its reason is also very obvious. We can discuss this with the help of this single equation. dv is equal to minus E dot dr. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसमें क्या हो गया देखिए, if we take 2 points on the surface of conductor which are very close, मान लेते हैं A and B. These are 2 points on the surface of conductor. So if I move from A to B, this is my dr vector, right? And the potential difference between A to B is zero, but there is one electric field everywhere on this surface. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जीरो होना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नॉन जीरो होना है, तो एक और पॉसिबिलिटी बनता है कि E डॉट डी आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर वेक्टर इज
90 डिग्री. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू dr वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एंगल में रहता है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जरूर आ जाता है सरफेस के अलोंग, एंड अलोंग दिस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड there will be a decrease of potential, but the surface is equipotential, so the electric field lines will be definitely perpendicular to the conductor surface. Now what will happen if we place the conductor in an external electric field? तो अगर मैं इस कंडक्टर को, एक कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इफ वी प्लेस दिस कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फील्ड लाइंस होगा, this electric field lines will terminate or originate from the conductor at 90 degree with the surface. ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कहीं से भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आए या कंडक्टर से निकले, ये कंडक्टर से जो भी निकलेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा जो फील्ड लाइंस होगा वो कंडक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ही होना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस, ताकि उसके सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. इट सेज दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी, what we will do, let us take a spherical conductor first. So here we have a spherical conductor, say its radius is any arbitrary radius is there, its radius is r, and we have put some q charge on this. So according to the properties of conductor, we know that this q charge will be distributed on its surface uniformly. So the surface charge is q on this conductor. Now we will try to find what is the potential at some distance x from the center of the spherical shell. Now we will try to find what is the potential at some distance x from the center of that sphere. अब ये स्फीयर कुछ भी हो सकता है, ये स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर हो सकता है, या तो ये स्फीयर एक स्फेरिकल शेल हो सकता है. हमें ये याद रखना है कि कंडक्टर में सॉलिड स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल दोनों एक ही टाइप के होते हैं. क्यों? क्योंकि जो चार्ज हम लोग डालते हैं वो हमेशा सरफेस में ही जाता है. तो सॉलिड स्फीयर होने का भी उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं रहेगा. जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि सेंटर से हम लोग x डिस्टेंस दूरी में इसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. तो अगर x या अंदर रहा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो 0 हो जाता है, ये मुझे पता है. और x अगर बाहर में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वी हैव दिस यूनिवर्सल लॉ, गॉस लॉ. हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं x डिस्टेंस दूरी में. तो ऐसे जैसे हमें पता है कि ऑलरेडी वी हैव डन सेवरल टाइम्स दैट E डॉट ds इज E इंटू 4πx², क्योंकि ये जो सरफेस है ये x डिस्टेंस दूरी में है, तो इसका रेडियस x बना के हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ कर लिए, और इसके अंदर वाला जो चार्ज है वो q ही है, तो q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 4π x², right? You can understand that this electric field is very similar to any non-conducting sphere also. अगर नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हो या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, उसमें चार्ज है टोटल q, तो उससे भी सेंटर से x डिस्टेंस दूरी में इतना ही फील्ड आता है, और इसके अंदर में जो फील्ड आता है वो 0 आता है. और तो जैसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में भी हमें पता है कि x डिस्टेंस दूरी में उसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे भी पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं. किस इक्वेशन के यूज करेंगे इसमें? dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. अब यहाँ पे मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो x कैप दे देते हैं. तो dv इज इक्वल टू यहाँ पे q डिवाइडेड बाई 4π ये तो कांस्टेंट हो गया, और dx बाई x² ये हो गया. अब माइनस साइन है तो ये dx वेक्टर और x कैप सेम डायरेक्शन में होता है, तो इसके लिए इसमें माइनस साइन यहाँ पे दे देते हैं, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे dv को.
आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है इसको, जैसे हम लोग पता करना चाहते हैं कि व्हाट इज v एट x, और मुझे पता है कि v एट इन्फिनिटी इज 0, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से x तक हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो vx माइनस v इन्फिनिटी विच इज 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस, अब ये प्लस हो गया क्योंकि dx बाई एक्स स्क्वायर होता है खुद माइनस 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स। तो बेसिकली जो पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x होता है वो सिंपली हम लोग k q बाई एक्स भी बोल सकते हैं। k का वैल्यू पता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। तो अगर सेंटर से x डिस्टेंस दूरी में बाहर वाला पॉइंट में पोटेंशियल k q बाई एक्स होता है, तो अंदर वाला पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा ये पता करना बहुत इजी है, क्योंकि मान लो कि एक हम लोग सरफेस में कोई पॉइंट में बैठे हुए हैं, तो सरफेस वाला जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v ऑफ r अगर मैं पूछूं तो v ऑफ r हो जाएगा k q बाई r। अगर सरफेस वाला पॉइंट का पोटेंशियल k q बाई r है तो अंदर में कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। आई होप यू रिमेंबर कि कंडक्टर के अंदर में कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होता है, तो इसलिए उसके अंदर वाला कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो उसका भी पोटेंशियल k क्यू बाई आर होगा, और बाहर वाला कोई भी पॉइंट लेंगे उसका पोटेंशियल k क्यू बाई एक्स होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे डिराइव किए। तो ये हो गया एक स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अब चलते हैं इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। प्रॉपर्टी जो बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, चलो अभी इसको प्रूफ करने के लिए वी विल टेक टू मेटल कंडक्टर्स, दो स्फेरिकल मेटल कंडक्टर्स ले लेते हैं। जैसे मान लो ये एक छोटा सा स्फेरिकल कंडक्टर है और इसके बहुत दूर में और एक स्फेरिकल कंडक्टर डाल देते हैं जिसका रेडियस थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो now we have two spherical conductors. Suppose one is of radius, इसका radius is say small r and another is of radius capital R. तो we have connected these two spherical conductors by a wire and a switch. इसको क्या करते हैं, इसको स्विच को क्लोज कर देते हैं और इसमें चार्ज दे देते हैं। मान लो इसमें चार्ज है Q और इसमें चार्ज डाल देते हैं कैपिटल Q। तो स्मॉल q एंड कैपिटल Q दिस चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब अभी इन दोनों के अंदर कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अभी सेम पोटेंशियल में है। अब पोटेंशियल में अगर दोनों सेम है तो इसका पोटेंशियल लिख लेते हैं, Q के चलते इसका पोटेंशियल कितना आएगा बताओ। अभी तो Q के चलते इसका पोटेंशियल आएगा k q बाई स्मॉल r, और इसका पोटेंशियल कैपिटल Q के चलते आएगा k कैपिटल Q बाई कैपिटल r। तो k तो कट जाएगा यहाँ से, तो Q बाई R। अब Q को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा स्मॉल r है और इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कैपिटल R है, तो Q का मतलब क्या है, टोटल चार्ज हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और कैपिटल Q का मतलब हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 पाई कट गया, r कट जाएगा, तो जो चीज रहेगा वो है सिग्मा स्मॉल r इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R इंटू कैपिटल R। इसका मतलब यह है कि सिग्मा इंटू r इज अ कांस्टेंट, और इसका ये भी मतलब होता है कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी कि कोई भी कंडक्टर को अगर हम लोग चार्ज दे देते हैं तो जो चार्ज आएगा सरफेस में वो चार्ज हर जगह इक्वल हो ऐसा नहीं भी हो सकता है। चार्ज डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा, तो शार्प एजेस में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, मान लो एक आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो इस कंडक्टर को अगर मैंने चार्ज दे दिया तो हर जगह सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, यहाँ पे चार्ज रहेगा, यहाँ पे चार्ज रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। अब मैंने कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूं, यहाँ पे देखो इस जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है क्योंकि ये एक शार्प एज है। देखो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, ये बहुत छोटा सा एक सर्कल का पार्ट है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है।
कंपेयर टू ये जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो इसमें चार्ज डेंसिटी कम रहेगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम रहेगा। तो जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो या तो वो शार्प एज हो तो वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। सो लेट्स मूव द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। If we make a cavity inside a conductor and place a charge in it, opposite charge will induce on the surface of cavity and same charge appears on the surface of the conductor. इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। अब तक तो सिर्फ कंडक्टर को लेके हम लोग डील कर रहे थे जिसमें कोई चार्ज नहीं रह सकता अंदर में। अब क्या किया गया, अब मान लो एक कंडक्टर मैं ले लेता हूं, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का ऐसे ऐसे कंडक्टर में बना लेता हूं और इस कंडक्टर के अंदर में मैंने क्या किया, एक कैविटी बना दिया। मतलब कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर का जो मेटल है वो यहाँ पे है पर इस जगह में कुछ है नहीं, इसमें कंडक्टर का मेटल नहीं है, इसमें वैक्यूम है और ये एक मान लो कैविटी टाइप का बना हुआ है, या तो एयर हो सकता है पर ये कैविटी टाइप का बना हुआ है। अब कैविटी के अंदर तो कोई भी चार्ज हम लोग रख सकते हैं, ऐसे बाहर से एक्सटर्नल चार्ज हम लोग कैविटी के अंदर रख दिए। तो ये प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि कैविटी के अंदर मैं अगर प्लस क्यू चार्ज रख दूं ऐसे, तो कैविटी के जो सरफेस है कंडक्टर का, इन दिस सरफेस माइनस क्यू चार्ज विल बी इंड्यूस्ड एंड आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर will carry plus q चार्ज। ये आउटर कंडक्टर के सरफेस में प्लस q चार्ज चला जाएगा और जो इनर कंडक्टर का कैविटी का जो सरफेस है उसमें माइनस q चार्ज रहेगा। अब ये ऐसा क्यों है, इसको हम लोग गॉस लॉ से समझेंगे। गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हर एक जगह हम लोग गॉस लॉ ही यूज कर रहे हैं। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कैन यू टेल मी कि अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ऐसे पकड़ लेता हूं, कोई भी आर्बिट्ररी गॉसियन सरफेस में ले लेता हूं जो कंडक्टर के अंदर है, मतलब मेटल के अंदर से एक गॉसियन सरफेस में ले लेता हूं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जहां पे बोला गया है कि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 है, तो इस गॉसियन सरफेस में मैं अगर पूछूं कि सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसका वैल्यू कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस इंटीग्रल E dot ds will become 0 as electric field itself is 0 inside that conductor at every point. तो if electric field is 0, इसका मतलब ये तो डेफिनेटली हो रहा है कि Q inside is equal to 0, मतलब इस सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर मैं प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख रहा हूं तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आना ही होगा, ताकि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना रहेगा, 0। तो इसमें तो माइनस क्यू चार्ज आ गया, पर जो मेटल कंडक्टर है वो तो न्यूट्रल है। अब इसको अगर न्यूट्रल रहना है तो कहीं ना कहीं प्लस क्यू चार्ज भी आना है, तो वो प्लस क्यू चार्ज कहां चला जाएगा, वो प्लस क्यू चार्ज बाहर वाला कंडक्टर सरफेस में चला जाएगा। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट मूव टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, it says that the electric field due to the charge placed inside the cavity combined with the induced charge on the surface of cavity is 0 at any point outside the cavity. Also the electric field due to the surface charge and any other charge outside the conductor is 0 at any point inside the conductor. Thus cavity inside a conductor is electrically isolated from the outside world. This is called electric shielding. अब इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, बहुत सारा चीज है इसमें जो समझना होगा। देखो क्या बोल रहा है ये चीज बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो कोई आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया और कंडक्टर के अंदर एक मैंने कैविटी भी बना लिया, वो भी कोई भी आर्बिट्ररी शेप का कैविटी हो सकता है। अब कैविटी को थोड़े देर के लिए भूल जाते हैं। अब कैविटी के अंदर मैंने क्यू चार्ज रख दिया ऐसे, तो अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी के कैविटी के
अंदर में सरफेस में माइनस क्यू चार्ज आएगा और कैविटी के बाहर वाला सरफेस में प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ये हमें पता है, कैविटी के सरफेस के बाहर में प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और अंदर में माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे कोई कैविटी है, ठीक है, यहाँ पे कोई कैविटी है, इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं। अब बताओ कि कंडक्टर के कोई भी पॉइंट में अगर ले लेता हूं, ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बस ये बाहर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए कितना होगा? तो इसका आंसर है 0। एक कंडक्टर के बाहर चार्ज हो भी सकता है, तो उस चार्ज के लिए कंडक्टर के अंदर में कोई भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? 0 ही होगा। तो मान लो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो E1 है। अब E1 क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। बस सरफेस चार्ज के लिए ही E1 है? नहीं, अगर मैं बाहर में कोई भी चार्ज ले लेता हूं Q प्राइम, तो बाहर वाला चार्ज प्लस सरफेस वाला चार्ज दोनों के चलते अंदर में इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? अगेन 0 होगा, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। तो बाहर में चार्ज है नहीं है, कहीं पे भी चार्ज होगा, कंडक्टर के अंदर वो सारे चार्जेस का जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होगा? 0 ही होगा। तो E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज एंड एनी चार्ज आउटसाइड द कंडक्टर। ये चीज हम लोग बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या है? E1 का वैल्यू 0 ही है, क्योंकि बाहर में कुछ भी हो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 ही होगा। अब कैविटी को बनाते हैं। अब वही वाला कैविटी फिर से बन जाएगा और उस कैविटी के अंदर अभी प्लस क्यू चार्ज है और कैविटी के सरफेस में माइनस क्यू चार्ज बना हुआ है। अब मान लेते हैं कि ये जो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इन दोनों को मिला के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में E2 है। तो E2 क्या है? E2 इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड कैविटी एंड इन इट्स सरफेस। इन दोनों को मिला के जो नेट इफेक्ट इस पॉइंट का है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो E2 है। अब देखो, इस पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो E1 प्लस E2 ही है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में क्या होगा? 0 ही होगा, कुछ भी कर लो, उस पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है। आउट ऑफ विच अगर E1 0 होता है तो E2 का वैल्यू क्या होता है? E2 का वैल्यू भी 0 ही होगा। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि कंडक्टर में अगर कैविटी हो तो कैविटी के अंदर में टोटल जो चार्ज है, मतलब उसके अंदर में कोई एक्सटर्नल चार्ज रखा गया है और उसके सरफेस में कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो टोटल मिला के जो चार्ज बनता है कैविटी के अंदर में, उन सब चीज का जो इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है कैविटी के जस्ट बाहर में, वो हो जाता है 0, क्योंकि उसका वैल्यू E2 है। वैसे ही अगर कंडक्टर के सरफेस में कुछ चार्ज हो और सरफेस के बाहर में कुछ भी चार्ज हो, उन सब का जो इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट में कितना हो जाएगा? ये प्रॉपर्टीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी से एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट बनता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक शील्डिंग। अब क्या है इलेक्ट्रिक शील्डिंग, यहाँ पे समझ लेते हैं। कि मान लो कि एक जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो हम लोग देखे होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो बहुत सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, मान लो ऑसिलोस्कोप हो गया या तो कोई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर्स हो गया, तो ये सारा चीज एक मेटल बॉक्स के अंदर रहता है। क्यों मेटल बॉक्स के अंदर रहता है? कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को, मान लो ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं एक मेटल बॉक्स के अंदर रखूं, तो इसका जो भी रीडिंग आएगा वो बाहर में कोई भी चार्ज का इंडिपेंडेंट होगा। बाहर में कोई भी चार्ज रहे, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको इलेक्ट्रिक शील्डिंग या तो फैराडे केज इफेक्ट भी बोलते हैं।
क्यों ऐसे होता है? देखो, बाहर में कुछ भी चार्ज हो उसका कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर आ नहीं पाएगा क्योंकि E1 इटसेल्फ 0 है। और रिवर्स भी ट्रू है, मतलब अगर अंदर कैविटी के अंदर मैं कुछ भी करता हूं, कैविटी के अंदर ये चार्ज मैं यहां से उठा के यहां पे रख देता हूं, तो भी बाहर वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हैम्पर नहीं होगा, क्योंकि कैविटी के अंदर क्या चल रहा है उसका इंफॉर्मेशन कैविटी के बाहर नहीं जाएगा। तो ये दोनों दो सेपरेट इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड है, मतलब कैविटी के अंदर वाला वर्ल्ड और कंडक्टर के बाहर वाला वर्ल्ड, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक शील्डिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ पे देखो कि अगर एक मेटल शेल है और स्फेरिकल शेल है और इसके अंदर में एक चार्ज में रख देता हूँ, ये जो चार्ज है वो सेंटर में नहीं है, ये चार्ज ऑफ सेंटर है। मान लो यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया और इसके लिए जो अंदर में सरफेस चार्ज इंड्यूस होगा वो कैसे होगा? ये जो चार्ज माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होगा क्योंकि ये प्लस क्यू के नजदीक है, और जो वो ऑपोजिट वाला सरफेस है उसमें माइनस क्यू कम होगा और प्लस क्यू बाहर में चला जाएगा। पर ये प्लस क्यू जो बाहर में इंड्यूस होगा वो बाहर वाला प्लस क्यू ऐसा नहीं होगा कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ज्यादा प्लस क्यू यहाँ पे कम प्लस क्यू, ऐसा नहीं होगा। वो बाहर वाला सरफेस में जो प्लस क्यू आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा। क्यों? इसका रीजन फिर से वो इलेक्ट्रिक शील्डिंग वाला इफेक्ट ही आता है कि अंदर में क्या चीज चल रहा है वो बाहर वाले एनवायरनमेंट को पता नहीं है। और अगर मैं बाहर में, वैसे ही अगर मैं बाहर में यहाँ पे मान लो एक कैपिटल क्यू चार्ज रखता हूं, तो इस प्लस क्यू के चलते जो बाहर वाला सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये जो बाहर वाला प्लस क्यू चार्ज है इसके लिए इसके कंडक्टर के बाहर वाला सरफेस का चार्ज डेंसिटी चेंज हो सकता है। जैसे ये वाला प्लस क्यू यहाँ पे लाए तो प्लस का डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा और हो सकता है यहाँ पे कुछ माइनस वाला चार्ज आ जाए। कुछ भी हो, ये सिर्फ बाहर वाला सरफेस को ही इफेक्ट करेगा, इसका इफेक्ट अंदर में नहीं आएगा क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट हो गया। बाहर में क्या चल रहा है उसका कोई इंफॉर्मेशन अंदर नहीं आएगा। So during lightning, if you are sitting inside a car, then you are safe. क्योंकि अगर इस कार को, मान लो ये कार ड्रॉ कर लेते हैं, और इस कार को अगर लाइटनिंग हिट करे तो ये जो मेटल बॉडी है, ये मेटल बॉडी के चलते अंदर में कुछ भी है ये क्या हो गया, अंदर वाला चीज शील्डेड हो गया, मतलब बाहर का कोई भी इफेक्ट उसके अंदर नहीं आ पाएगा, है ना। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी है, फैराडे केज इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, कि अगर केज के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है ऐसा, और उसके केज के अंदर अगर कोई किसी को मैं रख देता हूँ ऐसे, और बाहर से वो बहुत सारा ज़्यादा इलेक्ट्रिक वोल्ट अप्लाई किया जाता है, तो इस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो एक शील्डेड है, हो गया, अब इलेक्ट्रिकली शील्डेड हो गया। Let us try to solve this question. It says a charge q is kept at the center of a spherical shell of inner radius smaller and outer radius capital R. Find the electric field at a distance x, where different conditions are given: x greater than capital R, less than small r, or lies in between small r capital R. As well as we need to find the potential for all these different conditions. Let us first draw the situation. As you can see that this is a metal shell of inner radius smaller, outer radius capital R. So basically this is a metal conductor. We can say that it is the inner radius small r, and that is the outer radius capital R. Now it says that a charge plus q is placed at the center of the metal. Now this is a cavity, as you can see. So by the property of metal conductors, we can say that the similar magnitude but opposite polarity charge will appear on the inner surface of the cavity. So that will be minus q, and just the same magnitude similar polarity charge will appear on the outer surface of the conductor, and it will be uniformly distributed as it is a metal sphere, right?
So this outer charge is plus q. Inner charge, the induced charge is also uniformly distributed as the charge q is placed at the center of the cavity. So the first question says that find the field at a distance x greater than or greater than r. So at a distance x greater than r, let us assume this point P. We will apply superposition principle in order to find the field and potential at this point. So let us first talk about what are the charges that can contribute to field and potential at the point P. So the first thing that I have to consider is the outside charge that appear on the outside surface of the conductor. We can always assume that outside charges of a conductor are equivalent to a solid metal conductor, as whenever you place some charge in a conductor, the charges will always appear on the outer surface of the conductor. So I can now replace these positive charges that are outside on the conductor by a metal ball of radius capital R and uniformly charged of total charge capital Q, like this. Now for this charge distribution, at this point P, the electric field is definitely kq by x square, as this is a metal uniformly charged sphere. So I can always find the electric field by this formula. So electric field due to this metal ball at this point P, suppose it is E1, that is equal to k into q divided by x square. Now I will find the electric field at this point P due to the charge combination whatever are inside the cavity. Look, the effect of whatever charges are inside the cavity will be zero just outside the cavity. As you can see that if I take the cavity in total, the total charge will always be zero for any outside point, right? So as the total charge is zero in that cavity, for that outside point the electric field at this point due to cavity is in total is always zero. So the total field at this point P should be kq by x square. Similarly, come to the question number 4. It says that what is potential at a distance x greater than r. Similar is the case. I will assume this positive charges induced outer surface as a metal ball, and we can find that the potential at this point P due to this metal ball is kq by x. And similarly, I will assume that there is no charge, as the cavity in total has a charge 0. So for any outside point, the potential due to the cavity is also 0. So that question number 4 will have an answer kq by x only. Now come to the second part of the question. It says the electric field at a distance x which lies in between small r to capital R. Now that is very easy to find. Let us assume that this point is that talking about x less than capital R greater than small r. So let us assume this point to be A. Now what is electric field at this point A? As this point lies inside volume of the conductor, then readily the answer of this electric field will be 0. Again you can find it by superposition principle. This can be found by the electric field by the charges that appear on the outer surface of the conductor. Equivalently, I will take a metal, and inside metal I know that the electric field in electrostatic condition is 0. So that is 0. And also due to this cavity part, in total any electric field outside the cavity part is 0. So that is also 0. So the total field at this point is 0. Come to the question number 5. It says potential at a distance x. So I have to find potential at the point A. So what is potential at the point A? You can again take the help of superposition principle. Due to this cavity, as the total charge of cavity is 0, there should not be any potential outside point. But if you talk about the metal surface, it has a charge plus q, which can be represented by a solid metal ball, and the potential at any point inside the metal ball is potential at the surface of the metal ball. So potential at the surface of the metal ball, as the metal ball is always equipotential everywhere,
So the surface potential is kq by capital R, and that should be the potential of the point A also in this question. Now come to the question number 3. It asks the electric field at a distance x which is inside the cavity. Now you are here at some point inside the cavity. Suppose this point is B. In order to find the electric field or potential at point B, now I will superpose again. This superposition theorem will be applied for this outside positive charges that can be equivalent to a metal ball, and this point B is here. And we can say that for these outside charges, which can be equivalently represented by a metal ball, the electric field at that point B is definitely 0, because inside the metal electric field is 0, and potential at that point B is potential at the surface, which is equipotential, as the metal is equipotential. So it is K into Q divided by R. Now what is field and potential due to this cavity? Now if you are inside the cavity, then you can see that there are two charges that are actually contributing. One is small q, one is a point charge plus q, another is induced charge on the surface of the cavity. So due to this point charge plus q, electric field due to q is nothing but kq divided by x square, as this distance is x from the q. I have applied simple point charge formula for electric field. And now we have another charge distribution which is very similar to a uniformly charged spherical shell. So you can always equivalently represent a cavity surface by uniformly charged spherical shell. If the original charge is placed at center, the charges will be uniformly distributed, and if it is placed off center, the charges will be non-uniformly distributed. But again, it will be a shell. So if I draw this shell, let me draw it first. You can see that this shell actually represents the inner surface of the metal cavity, and it is uniformly distributed. It has uniformly distributed charge. So at any point inside that uniformly distributed charge, the electric field is 0 and the potential is uniform. So what is electric field? Electric field due to induced charge in cavity is equal to 0. So what is the net electric field at the point B? It is 0 plus kq by x square plus 0. So the net electric field answer of the question number 4 will be kq by x square only. Sorry, question number 3 will be kq by x square only. And what is the potential at this point B? I have found the potential due to the metal ball. What is potential? This question number 6. So what is potential due to capital Q? It is kq by x. And what is potential due to induced charge in cavity? Can you see that as it is a uniformly charged spherical shell, the potential everywhere is constant, and it is kq by small r, the radius of the shell. As the radius of the shell is r, you should remember that the potential inside is kq by small r. But the charge is minus q, so I will write it is minus kq by small r. So what is the total potential? It is minus kq by small r plus kq by x plus kq by r, right? So the total potential is plus kq by capital R minus kq by small r and plus kq by x. So that should be the answer of the question number 6. Now the 7th question asks, can we find potential if the charge is not placed at the center? So what difference it will be if the charge is not placed at the center? You can see if the charge is not placed at the center, then only difference will be that the charge induced on the inner surface of the conductor will no longer be uniform, right? Will no longer be uniform, and it will have no effect on the outer charge distribution, which will remain uniform. So the potential at point B due to this metal ball will remain the same, kq by r.
but here and potential at point B due to this point charge Q, due to this point charge Q, the potential will be kq by x only. Due to this metal ball, it is plus kq by r. And as these charges are non-uniformly distributed, now I cannot say that electric field is everywhere zero or the potential is same everywhere, but I can definitely find the potential at the center. As all the charges are equidistant from the center, you can say the potential at the center is minus kq by small r only. So that is also the answer of the question number 7. If we have to find the potential at the center of the cavity when the charge is not placed at the center but the charge is placed off center somewhere else. Chalo, ঠিক আছে. So I will end my class today here only. There are lots of things that we have discussed today. You again repeat this entire video again and again, or you can also see the videos that I have already posted in YouTube. And what I will give you few questions regarding this concept only that we have discussed today. You will find number 1 question, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5. So there are 5 questions that I am giving you as your homework. Okay, try to solve them.